साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर जी जुड़ चुके हैं। सर से हम बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। स्वागत के लिए धन्यवाद जी। लखनऊ आप आए हैं, अंबेडकर जयंती मनाई गई, तो कैसा लगता है, क्या फील होता है कि हमारे देखिए, मैं कई बार लखनऊ जी आया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। फिलहाल थोड़ा सा कम है, नहीं तो कई बार लखनऊ आ चुका हूँ। इस बार जो है वो अपना दल पार्टी जो है जी और उनके जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है जी उन्होंने न्योता दिया था कि महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती जो है वो मना रहे, तो आप उसमें मुख्य अतिथि के आइए। ओके। तो इसलिए उनका मैंने निमंत्रण स्वीकारा और लखनऊ में उपस्थित हूँ। लखनऊ में आप उपस्थित हैं। सामने परिवर्तन स्थल है, परिवर्तन चौक है, उसके बाद अंबेडकर परिवर्तन स्थल है। कैसे देखते हैं इस इतिहास को, जैसे लोगों ने संवारा, उसकी इसका सम्मान करते हैं? देखिए, परिवर्तन जो है इस देश में आना चाहिए। जी 2500 साल के ऊपर से हम लोग गुलाम हैं। जी अच्छा, उसकी गुलामी की वजह क्या है? तो जात पात की व्यवस्था जिम्मेदार है। हमारे यहाँ क्षत्रिय जो है जी वो लड़ते थे, जी जीते तो देश जीता, मतलब उनका राजपाट जीता। हार गए तो सभी हार गए, गुलाम हो गए। तो ये जो क्षत्रियों से जुड़ी हुई हार और जीत और गुलामी जो थी जी उसको मेरे ख्याल से संविधान ने तो तोड़ दिया है जी और सभी को आजाद करवा दिया है। और इसलिए ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन आना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल मेरा बन गया। मैं अभी राजनीतिक नहीं आना चाहता था, मगर बाबा साहब ने संविधान का जिस तरीके से स्थापित किया और संविधान को फॉलो करने में सोनियालाल पटेल जी ने अयोध्या से जो शुरुआत की, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में देखा जाए तो उस बहुजन इतिहास को जो लाके उजागर किया, ये पहले क्यों नहीं हुआ, इस वक्त क्यों हुआ? और खास करके ये दोनों ही पार्टियां सामाजिक भाईचारे की बात भी करती हैं। देखिए, सवाल ऐसा है कि पहला बदलाव जो है उत्तर प्रदेश में जी ये चरण सिंह के वक्त आया। जी चरण सिंह की एसवीडी थी और उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। जी तो एसवीडी और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। उसके दो नेता थे, एक संघप्रिया गौतम और दूसरे जो है बीपी मौर्य जी। 80 के दरमियान संघप्रिया गौतम जो है वो एक्सीडेंट में बीमार हो गए, इनएक्टिव हो गए और कांग्रेस ने जो है वो बीपी मौर्य पर ऐसी चाल चली जी कि उनको अगर अपनी आजादी बचानी थी तो कांग्रेस में जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जी कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया वहां पर जी और वहीं जो है वो आरपीआई की जो ताकत है वो कम हो गई। जी उसके बाद फिर एक नया दौर आया, जी बीपी सिंह का दौर आया या जनता दल का दौर आया। उस जनता दल के दौरे में पिछड़ों की बात बड़ी पैमाने पे गई जी और पिछड़ों की जो है वो राजनीतिक शुरुआत हुई, उनकी मंशा भी बढ़ा दी गई, सत्ता भी मिल गई। तो वहां से जो है वो एक परिवर्तन की लड़ाई शुरुआत हुई है। जी उसके बाद में फिर बीएसपी आई, बीएसपी की सत्ता आई। लोगों को लगा ठीक नहीं किया, इसलिए उनको बदलाव दिया। सोनीलाल पटेल जो है उन्होंने अपनी एक बड़ा कार्यक्रम किया बाबा अयोध्या साहब में। ने बुद्ध का रास्ता दिखाया, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में किया। उन्होंने एक रास्ता बताया और उसी पे अभी आगे मूवमेंट यहाँ पे चल रही है। तो
हमेशा सत्ता से जोड़ के ये परिवर्तन को देखना नहीं चाहिए। जी। इंसान में परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है, सोच में परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये मैं ज्यादा अहमियत मानता हूं। मैं आपका भाषण सुन रहा था तो आपने कहा मैंने आरएसएस से जब बात हुई तो एक बात की मंदिर की कोई बात आपने बताई थी। नहीं, मंदिर की बात नहीं की, मैंने उनसे कहा था कि पुजारी की बात की। हाँ। अपने यहाँ जात के नाम से पुजारी है और ब्राह्मण पुजारी छोड़ के बाकी के पुजारी अपने समाज के ही है, अपने जात के ही है जी। उसको मान्यता बाहर नहीं है जी। ब्राह्मण समाज के जो पुजारी है उनको सभी जातियों में मान्यता ऐसी एक परिस्थिति है जी। तो अगर हिंदू धर्म में सुधारना लानी है तो हमने यही कहा कि भैया जात के नाम पे जो पुजारी की व्यवस्था जो है निर्वाचित उसको कानूनी तौर से हम लोग बंदिश बनाएंगे। अच्छा। उसको खारिज करेंगे और हिंदू फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल कॉलेजेस जो है उसको खड़े करेंगे और उसमें से अध्ययन लेके जो बाहर आएंगे विद्यार्थी उनको ही पूजा अर्चा का पूजा अर्च का अधिकार होगा और वो किसी हिंदू के घर में कर सकेगा और वो भी कानूनी तौर से। ये बात आप कहने में तो आसान है मगर मैंने लखनऊ में ही देखा तमाम ऐसे दलित समुदाय के लोग हैं जो अपने कॉलोनी के मंदिर में पूजा करते थे, उन पे हमला हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना कि जात के पुजारी जो है वो अपने जात तक ही सीमित है। नहीं तो वहां भी वो हिंदू समाज के नहीं है जी। मैं उनसे ये कह रहा था कि बदलाव की बात कर रहे हो आप, हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हो, ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को इकट्ठा करने की जो आपकी राजनीति है उसको आप छोड़ दीजिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर लीजिए और ये पुजारी जो है उसके माध्यम से शुरुआत करेंगे। तो ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे तो जाति में बांटा ही जा रहा है। देखिए बात आपको जाति खत्म करना ही है। जात जो है जात की व्यवस्था से ही हम लोग गुलाम रहे जी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि क्षत्रिय लड़ने का था वो हार गया तो पूरा हार गया तो जाति की व्यवस्था से ही हारे ना। तो आपको जाति की व्यवस्था खत्म करनी है, इंसानियत की व्यवस्था लानी है, मानवता की व्यवस्था लानी है तो आपको ये बदलाव तो बुद्ध के विचार है। बुद्ध के विचार भी समता के विचार है। आप पुजारियों में समता ले आइए जी। या तो बुद्ध का रास्ता ले आइए या तो पुजारियों में समानता ले आइए, दोनों एक ही है। अच्छा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि भैया सामाजिक तौर से आदमी एक होना चाहिए, उसने एक दूसरे को मान्यता देनी चाहिए, उसको मान सम्मान देना चाहिए। अब पुजारी जब जात का नहीं रहा जी और सरकार की तौर से थियोलॉजिकल कॉलेज से बाहर निकलकर विद्यार्थी जो है वो पुजारी बनेगा तो उसको इज्जत मिलती है। मगर ये हिंदुत्व की जो बात आप कर रहे हैं ये तभी आता है जब हिंदू मुस्लिम कराना होता है। नहीं, तो जातिवाद नहीं, सवाल ऐसा है कि आरएसएस ने जातिवाद जाति को अहम ना देते हुए उन्होंने एंटी मुस्लिम को अहम दिया जी और एंटी मुसलमानों का माहौल बनाते हुए इनको सबक सिखाना है, इसलिए सभी हिंदू ने इकट्ठा होना चाहिए जी। इसमें हिंदू इकट्ठा होता है लेकिन हिंदुओं में समानता नहीं आती, बराबर के अधिकार नहीं आते। अच्छा। वो एक दफे वो खत्म हुआ तो वो वापिस जातियों में बिट जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब हमें एंटी मुस्लिम लड़ाना है तब उन्हें साथ रखना, मगर एक दूसरे के साथ भी नहीं आने देना। अच्छा, ये जो राजनीति चल रही है, बाबा साहब ने हमें बुद्ध का रास्ता दिखाया कि बुद्ध की ओर चलो, ज्ञान की ओर, ज्ञान और विज्ञान और तर्कशील बात करो। तो आज के समय में ये बहुजन समाज के जो बच्चे और युवा पढ़ कर आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, ये बुद्ध के विचारों को नहीं मान रहे, बाबा साहब के विचारों को। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रवाद जी और एंटी मुस्लिम इसको अपने जोड़ दिया है आरएसएस ने।
और राष्ट्र को बचाने के लिए ये हिंदुत्व स्वीकार रहा है, और हिंदुत्व स्वीकारते हुए वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। जी। तो ये जो है ये आरएसएस की साजिश है कि उनको हिंदुओं को इकट्ठा नहीं करना है, उनको जो है मुसलमानों के खिलाफ का माहौल बनाकर हिंदुओं के वोट लेना है, और हिंदुओं के वोट लेके इनको वैदिक व्यवस्था दोबारा इस देश में लानी है। बाबा साहब के आपके पुरखे हैं, तो प्रकाश अंबेडकर इस पर क्या देखते हैं कि किस तरीके से समाज को जगाया जाए और युवाओं जो भ्रमित यहाँ जो है, मैं जैसे क्या मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि मकसद आपका तय होना चाहिए। आप देखिए जैसे कि यहाँ दो नेता है उत्तर प्रदेश में, एक मायावती जी है जो बीएसपी की लीडरशिप है, और दूसरे जो है चंद्रशेखर आजाद है, एमपी है इस बार। अब ऐसा है कि सत्ता आपका मकसद है या संविधान बचाना आपका मकसद है। आज के माहौल में आरएसएस का जो हमला है या बीजेपी का जो हमला है वो संविधान बदलने का हमला है। जी ठीक। और आपका फिर क्या होना चाहिए, संविधान बचाने का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर संविधान बचाने का आपका अगर मकसद है और आपका उद्देश्य है या आपका लक्ष्य है, तो फिर आपकी राजनीति उस तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है। आप उस तरीके की चलनी चाहिए। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने इकट्ठा आकर जिनको इलेक्शन में लड़ना नहीं है, ऐसे जो फुले शाह अम्बेडकरवादी जो है, इनमें से कुछ लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए और इन्होंने ये प्रयास करना चाहिए कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद, उनका भी अगर मकसद संविधान बचाना है तो दोनों से कहना चाहिए कि भी आप जो अगला इलेक्शन, जो अभी इलेक्शन आएगा, उसमें संविधान बचाने की राजनीति करो और आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है उसको गिराने की राजनीति करो। ये बात सर आपकी ठीक है, मगर मैं देखूं अगर बाबा साहब के टाइम जगजीवन राम आए, उसके बाद आप थोड़ा सा और पीछे आइए तो अठावले और ये उदित राज जैसे जो व्यक्ति आए, ये भी तो बढ़ते गए। तो ये सवाल ऐसा है कि और ये अभी सर सवाल एक है कि ये बढ़ते गए, ये बात ये बराबर है, मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया गया ना। सवाल ऐसा है कि इनको इस्तेमाल किया गया, ये बात आपकी सही है। उन्होंने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, ये भी बात सही है, लेकिन वो अपने हित के लिए है, ये भी आपकी बात सही है। लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे थे उनका कभी ये मकसद नहीं था कि संविधान बदले। उनका मकसद ये था कि हम लोग सत्ता पर बैठे, और सत्ता पर बैठने के लिए जो तरीका अपनाना है वो तरीका उन्होंने अपनाया। इसलिए जिसको कहेंगे कि मकसद और टकराव, ये कभी हुआ नहीं। अब जो है वो मकसद है कि संविधान बचाना है। अगर मकसद आपका संविधान बचाना है तो इसका मतलब यह है कि आपको दूसरे चीजों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। तो अगर संविधान बचाना आपका मकसद है तो दोनों की राजनीति इकट्ठा होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, और संविधान बचाने की जो राजनीति है उस पर दोनों ने विचार करके चलना चाहिए। एक सवाल और, आपने कहा मकसद होना चाहिए। बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने में कांग्रेस ने वो सहयोग नहीं किया, तब भाजपा का इस्तेमाल करके बाबा साहब को भारत रत्न मिला। बिल्कुल नहीं, गलत है आपका। अच्छा, पूरा गलत है। अच्छा, भाजपा का भी विरोध था भारत रत्न देने में। ठीक है, मगर वो इस वक्त कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि उस वक्त मैं खुद हूं जी,
ये जो जनता दल की सरकार जो आई जी, उस जनता दल की सरकार के वक्त जो हम लोग समझौता में उनके साथ में थे, ओके, तो उसमें 3 चीजों का ये हुआ कि एक, बाबा साहब को सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। दूसरा जो है, बाबा साहब का तेल चित्र जो है वो सेंट्रल हॉल में लगेगा। और तीसरा जो है, जो शेड्यूल कास्ट में से बुद्धिस्ट हो चुके हैं, जैसे मजहबी सिखों को और वाल्मीकि सिखों को सिख धर्म अपनाने से भी उनको आरक्षण मिलता है, उसी तरह से जो वाल्मीकि में से, चमारों में से, महारों में से, आदि द्रविड़, तमाम एससी के पॉपुलेशन में से जो बुद्धिस्ट हो चुका है उसको आरक्षण मिलेगा जी। ये तीनों चीजें 90 में हुई, जिसमें बीजेपी का कोई संबंध है नहीं, ना उससे कोई उसका योगदान है उसमें। ये जो जनता दल की सरकार जो बनी थी, उस जनता दल की सरकार, जनता दल का काम था, जनता दल, और हम लोग जो छोटे दल उनके साथ में जो थे, उनका ही योगदान है। इतिहास की बात की जाए तो जो इतिहास को जिंदा गया, आज आप चारों तरफ उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि तमाम स्मारक बन गए हैं और लोग बाबा साहब को देखने जाते हैं। 14 अप्रैल में काफी संख्या में भीड़, बड़ी संख्या में भीड़, बहुत भीड़ होती है। मगर आज भी हमारे ही भाई से भड़काकर कहीं मूर्ति तोड़ने का मामला आ रहा है लगातार। देखिए इस देश में जो है वो एक वर्ग ऐसा है कि जो कभी बदलेगा नहीं। अच्छा, बात तो कर रहे हैं। और वो हमेशा पुरानी व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था, और वैदिक व्यवस्था जो अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकार को बरकरार रखने के लिए उनकी कोशिशें हमेशा शुरुआत होगी। आप देखिए कि मैं महात्मा फुले की बात कर रहा हूं जी, 150 साल के ऊपर हो गए उनका कार्य करके, बिल्कुल बराबर है। उन पे एक फिल्म निकल रही है जी, वो रोक दी जी। कहा कि वो सेशन बोर्ड में कुछ करेक्शन होना है, बता दिया बहाना। नहीं, कोई ये नहीं है उसमें। उसमें एक सीन है कि सावित्रीबाई फुले पे गोबर फेंक रहे लोग, ब्राह्मण, वो कह रहे इसको निकालो। अरे भाई, हकीकत है, महाराष्ट्र सरकार ने उसको मान लिया है कि भाई ये हुआ इंसिडेंट, तो वो है। दूसरा जो है, जो लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किए, मांग चरमार, जी, ये जो है, इसको आप यहां से निकाल दो। तीसरा जो है वो सावित्रीबाई का डायलॉग है वहां पर कि मनुस्मृति ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया है, मैं उसको मानती नहीं हूं, मैं इनको पढ़ाऊंगी। तो आज भी मानसिकता जो है एक वर्ग की है जी, बिल्कुल, कि उनको इन चीजों से लगाव है और मौका मिला है तो उसको वो आगे बढ़ाते हैं जी। अब 150 साल पहले उनका कार्य था, लिखित रूप से हम लोग के पास आ गया है जी। आप उसको ये करते हैं। लेकिन एक वर्ग आज भी है, जैसे मैंने कहा, कि वो उसको विरोध कर रहा है कि ये दिखाओ भी मत। वजह क्या है? मानसिकता, वैदिक मानसिकता है, जागरूकता। दूसरी तरफ जागरूकता है, इसलिए वो फिल्म आई। और लोग जागरूक ना हो, ये भी बात उससे है, ये भी हो सकता है ना सर। ऐसी कई फिल्में आई, शूद द राइजिंग एक मूवी आई, हाँ, उस पर भी रोक लगाई गई। अभी एक आ रही बैटल ऑफ कोरेगांव, उसका भी टाइम पीरियड बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, एडिटिंग कंटिन्यू चल रही, और ऐसी तमाम पिक्चरें आती हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। एक हिसाब से कहा जाए पॉन है पूरी, उसमें कोई रोक नहीं होती। बात सही है आपकी। तो सर, आप परोसना क्या चाहते हैं? समाज को जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं? सवाल ऐसा है, नहीं, सवाल ऐसा है कि इसमें अब जो सरकार बनी है, आरएसएस बीजेपी की जो सरकार बनी है, ये सरकार वैदिक धर्म को
प्रचार और प्रसार करना चाहती है, उसकी विचारधारा लागू करना चाहती है, और इसलिए वो परिवर्तन की लड़ाई जो फिल्म दिखाएगी या जो सीन दिखाएगा उसको उनका विरोध है कि परिवर्तन ना आए, लोगों के दिमाग में ये बात ना आए, परिवर्तन ना आए। अच्छा, परिवर्तन ये भी तो आ सकता है जब सावित्री बाई फुले का इतना तिरस्कार दिखाएंगे, हाँ, तो वहां पे फातिमा शेख का जो सहयोग दिखाएंगे तो उससे दलित मुस्लिम एक होकर एक साथ ना हो जाए, ये भी हो सकता ये भी हो सकता है कि एक हिसाब से बहुत बड़ा सहयोग था उनके भाई का। सवाल ऐसा है कि उनके भाई का सहयोग था, उसके बाद में उनको जब घर से निकाला गया था तो उनको एक मुसलमानों ने ही पना दिया रात को। जी जी। एक आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? बिहार में बुद्ध विहार काफी संख्या में है, और जो महाबोधि जो विहार है उस पर जो हमला हुआ, उसके ऊपर जो लगातार जो भिक्षु हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर सरकार कोई जोर नहीं दे रही है। और वहीं पे माइनॉरिटी समाज के वक्फ बोर्ड का मामला भी आया। दोनों मैं बातें जोड़ रहा हूँ, अल्पसंख्यक का मामला है। देखिए, सवाल ऐसा है कि चाहे हिंदू महासभा, सॉरी, विश्व हिंदू परिषद की गिरजा जी प्रमुख थे उसके, जी, जब कभी ये बुद्धिस्ट कंट्री में जाते थे तो बुद्ध की मूर्ति ले जाते थे और कहते थे कि इंडिया इज लैंड ऑफ बुद्धिस्ट। अनीता अंबानी भी गई थी। नहीं, अंबानी वो जो है वो मैं उनको राजनीति में नॉन पॉलिटिकल है, पर्सनल है उनका, वो अलग बात है। दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर भी जाते तो भी कहते कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ बुद्धा। सवाल ये है कि इनकी मानसिकता जो है ये सड़ी हुई मानसिकता है, और सड़ी हुई मानसिकता की वजह से ये बुद्ध गया की अहमियत नहीं जानते। जी बिल्कुल, ये जानना नहीं चाहते या जानते हुए भी लोगों को, नहीं जानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं एक बात बताऊं आपको कि दिल्ली में उस वक्त मैं भी था जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। ओके, तब मैं दिल्ली ही था, पार्लियामेंट में ही था मैं। हर देश के टूरिस्ट था वो निकल गया जी, लेकिन जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री से आया हुआ टूरिस्ट था वो नहीं गया। तो इस बात की हमको जब जानकारी हुई तो हम उनसे मिलने गए जी। तो हमने कहा यार दूसरे देश के टूरिस्ट भाग गए और आप नहीं गए। तो बोले हमको भागने की कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? हम तो लैंड ऑफ बुद्धा में आए। ओके, मतलब जो फॉरेन से, फॉरेन, ये जो बुद्धिस्ट कंट्री से जो टूरिस्ट आया था उसकी ये मानसिकता थी कि दिस इज लैंड ऑफ बुद्धिस्ट है। हाँ, ये लैंड ऑफ बुद्धिस्ट है, ये हमको नहीं कोई तकलीफ करेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ का हिंदू हमको तकलीफ नहीं करेगा, तो हमको पूरी विश्वास है और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ये बात सही है। ओके, मतलब ये जो फेथ है उन देशों का आप पर, जी, आप बुद्ध गया के माध्यम से उसे कंसोलिडेट कर सकते हो। कर भी रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग इतने पागल है, मतलब ये सरकार इतनी पागल है कि नेहरू के वक्त म्यांमार के जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट है या बंदर नायक के जो श्रीलंका के थे, वियतनाम के थे, कई देशों ने उनसे कहा कि हमको इंडिया जाने में वीजा की जरूरत नहीं है, हम आज आखिर वीजा लेंगे। ओके, तो ये जो आदर है
जी इस आदर को जो है वो हम लोग अपने फेवर में नहीं कर रहे। जी और बुद्ध गया के माध्यम से मैं समझता हूं कि आ, 4 ब्राह्मणों की बात छोड़ दे, देश की अगर सरकार सोचे तो आपको एक ब्लॉक हमेशा आपके साथ में खड़ा होगा। एक ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक। कौन सा? यही बुद्धिस्ट ब्लॉक। बुद्धिस्ट ब्लॉक आपके साथ हो गया। जापान फाइनेंशियली स्ट्रांग है। जी आपकी चाइना के साथ से झगड़े हैं वो कम हो सकते हैं। ताइवान है कि जो बुद्धिस्ट कंट्री है, आपको ये चिप की दुनिया भर में कटोरा लेके जा रहे हो। जी आप उनकी भावनाओं की कदर करेंगे तो वो आपकी कदर करेंगे। वहां जाके तो करते हैं, वहां जाकर लोगों के सामने करते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के लोग दीदी वहां ऐसा है कि इज्जत मतलब वहां के लोगों की इज्जत नहीं, वहां ये जो डिप्लोमेटिक होता है, ये डिप्लोमेटिक इज्जत जो होती है वो अलग चीज होती है। मतलब दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो बीएसपी सरकार में वही इतिहास को पूरे देश मतलब उत्तर प्रदेश में जो बनाया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए शासन सवाल ऐसा है कि शासन के रूप में उन्होंने काफी बड़ी चीजें की, लेकिन जो बुनियादी होनी चाहिए थी वो बुनियादी नहीं हुई। जैसे बुनियादी मतलब ऐसा है कि एससी है, एसटी है, पिछड़ा है, बराबर है जी, साधनहीन है। सॉरी, साधनहीन है। अच्छा। साधन नहीं है उनके पास। ओके। तो संविधान ये कहता है कि भैया इनके पॉपुलेशन के मुताबिक इनके लिए हर साल खर्च होना चाहिए। ओके। अच्छा, प्रावधान है, आपने उसको लागू नहीं किया, उस पे आपने कानून नहीं बनाया। ओके। आपने उस पे कानून बनाना चाहिए था कि भैया जो एससी एसटी ओबीसी के विकास के लिए जो पैसा आएगा वो इन्हीं पे ही खर्च होगा, डाइवर्ट नहीं होगा। तो इनकी जो आज आर्थिक परिस्थिति जो कमजोर है, ये आर्थिक परिस्थिति से बाहर निकलते। ये 6.5 साल की सरकार रही, अगर देखा जाए पूर्ण बहुमत से बनने के बाद भी ये सरकार 4.5 साल रही बसपा की। हाँ। और जो काम हुआ, जैसे अभी आप आगे जाएंगे तो यहीं पर उन्होंने एससी/एसटी के बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल्स अरेंज करवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए। तो 6.5 साल में काम हो सकता था, जिनके पास 70 साल रहा, उससे ज्यादा समय रहा। उन्होंने तो किया नहीं। मैंने वही कहा ना कि उन्होंने बहुत सारी चीजें की, ऐसा नहीं है। लेकिन सत्ता जो है वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। जो बुनियादी मैं आपसे कह रहा हूं कि बजट है, केंद्र सरकार बजट रखता है, स्टेट भी रखता है जी। उसका नियोजन आप कहते हैं कि भाई ये फंड डाइवर्ट नहीं होता। ठीक है। मान लो 5 साल के बाद आपकी सत्ता नहीं आई, तो आने वाली सत्ता पर लगाम होगा कि आप उस पैसे को डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप एससी को ही कर सकते। तो आपको जो कॉलेज खोलना है, हॉस्टल खोलना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है, फैक्ट्री इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जो कुछ देना है वो चलते रहता। ख्वाजा मुनीर जो कांचीराम साहब के नाम से उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी एक बजट पास किया, तो वो हर साल आता है। ऐसे तमाम कॉलेजेस का है जिसका 150 साल का वो करवा दिया रजिस्ट्रेशन। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि जो स्मारक बना है उसमें सभी समाज के लोगों की भर्ती थी। हाँ, सफाई कर्मी का काम जो हुआ उसमें 50% भागीदारी दी जनरल को भी, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। इतना काम होने के बाद सरकार ना बनने का वजह भी यही है कि इन्होंने वो लेगेसी नहीं बनाई रखी, आगे की चीजें नहीं पास कर रखी कि हर साल बजट आना चाहिए। आज भी स्मारक में जो बजट आया, अभी ये भाजपा कह रही थी कि मैंने बजट दिया है कि स्मारक मेंटेन किए जाए, मगर ये तो सरकार में बना था, उसमें उस प्रावधान में मैं वही कह रहा हूं ना कि ये जो कानून बनाते तो ये प्रावधान होता, तो ये कानून ही नहीं बनाया इन्होंने।
नहीं तो ये बात तो कही गई कि ये बसपा की सरकार में पास हो गया था। नहीं, पास नहीं हुआ था। पास होता तो फिर सरकार को देना ही जरूर ये होता। एक दफे कानून बन गया, वो जब तक कानून बदलता नहीं है और रद्द नहीं होता तब तक आपको उसको फॉलो करना ही है। तो आज के समय में वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है आप भी नहीं, आखिरी सवाल। हाँ, आज के समय में क्या कांग्रेस उस नीति पे चल रही है कि भाजपा चल रही है? दोनों भी नहीं चल रहे। और जो चल सकते हैं, जो चल सकते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो चल सकते हैं वो मायावती है, चंद्रशेखर है। दोनों ने अभी अपना मकसद, दोनों देखिए, एक सांसद होने की वजह से अठावले बीजेपी के पास चले गए, तो ये अभी तक बीजेपी के पास नहीं गए हैं, मगर जाएंगे नहीं, ऐसा हम लोग मानते चलते हैं। जैसे सपा भी इनको मना कर रही थी, पहले तो साथ में रखा, फिर सपा ने धक्कारा, तब भी ये सपा के पास गए, अभी भी बात कर रहे हो, सपा इनको पसंद नहीं कर रही है। देखिए, उनका रुझान उन्होंने बताया कि वो बीजेपी के साथ में नहीं जाना चाहते, वो नॉन बीजेपी पार्टियों के साथ में जाना चाहते, वो अपना रुझान बता रहे हैं। ओके, बराबर है। अब उसमें लेना नहीं लेना वो दोनों का मामला है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन फिलहाल जो अभी आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? लक्ष्य जो है वो संविधान बचाना लक्ष्य है। अगर संविधान बचाना आपका ये लक्ष्य है तो बीजेपी आरएसएस की सरकार आपको हटाना है, और बीजेपी सरकार की आरएसएस हटाना है तो दोनों को इकट्ठा आके लोगों से अपील करना है। तमाम बातें हुई, सर से मुलाकात भी हुई, तो कई बातें निकल के आई। सर, कोई संदेश अम्बेडकर जयंती पर हमारे सब्सक्राइबर्स को? तो मैं लोगों से इतना ही कहूंगा कि उन्होंने ये प्रयास करना चाहिए कि संविधान बचा तो क्रांति बचे जी, संविधान बचा तो भाईचारा बचा, संविधान बचा तो यहाँ अधिकार बचे जी। और इसलिए हर स्टेट की राजनीति बदल चुकी है बहुत। आप अच्छा, स्टेट की राजनीति बदल चुकी है। अब ऐसा है कि एक स्टेट की राजनीति दूसरे स्टेट से राजनीति से मिलती जुलती नहीं है। ओके। तो अब जो स्टेट लीडरशिप है, मतलब यहाँ पर मायावती है, स्टेट लीडर है बहुजनों में, उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जो है वो अब नए लीडर उभर चुके हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा लाने की और संविधान बचाने की बात जो है यहाँ के बुद्धिजीवी ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, आपको ये लगता है? बिल्कुल ठीक है सर। ये सवाल एक आखिरी है, आप आए हैं तो काफी बात हो रही है। महाराष्ट्र की जो राजनीति है, मुझे डर लग रहा है कि यूपी की भी वही हालत तो नहीं होने वाली सब? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि मैंने महाराष्ट्र की पिछला जो इलेक्शन हुआ तब सब पॉलिटिकल पार्टी से कहा था कि भैया तुम अगर बैलेट में लोगे तो हम कॉन्टेस्ट करेंगे, बिल्कुल, अगर बैलेट में नहीं लेते तो हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे जी। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में भी तमाम राजनीतिक दलों ने ये कहना चाहिए कि अगर आप बैलेट पे लोगे तो ही हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तुम बैलेट पे नहीं लेते तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। बसपा ने बाइकआउट किया था बाई इलेक्शन जो फूलपुर का हुआ था, माफ करिए फूलपुर का, मिल्कीपुर का, तो उसमें बाइकआउट किया था, मगर वहां से चंद्रशेखर लड़ते हैं, सिर्फ 2000 या 3000 के आसपास वोट पाते हैं बसपा, और जो कि बहुत बहुजन की मजबूत सीट है। सवाल ऐसा है कि देखिए कि आपको बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, इसमें दो में अंतर होता है। बाई इलेक्शन में भूमिका ली तो सरकार, लोगों को पता चलता है कि भैया ये नौटंकी है। ओके, आपको लेना है तो पूरी तरीके से लेना। थैंक यू जी। हमारे साथ प्रकाश अम्बेडकर जी से तमाम बिंदुओं पर बात हुई है, और बने हमारे चैनल के साथ।